हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर। इस बीपीएससी महासंग्राम में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री, और बिल्कुल शुरुआत से। तो आप दिल थाम कर आराम से शांति से आप कंसंट्रेशन के साथ आप हमारी बातों को सुने, और अगर हो सके तो अपने नोटबुक साथ में लेकर बैठें, और जो भी महत्वपूर्ण बात हो तो वो वीडियो को पॉज करके आप उसे जरूर अपने नोटबुक में नोट करें। तो आज प्राचीन भारत का इतिहास का ये हमारा पहला लेक्चर है। तो यहाँ पर आप बेसिक से प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत जो हैं, जो हिस्टोरिकल एंशियंट हिस्ट्री का हिस्टोरिकल सोर्सेस जो है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इतिहास कहते किसे हैं, पहले आपको वो बता दूं मैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित, मैंने क्या बोला, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी समाज के बारे में या किसी देश से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात हो, या सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तथ्यों आदि का काल क्रमिक विवरण यानी समय के अनुसार, निरंतरता के अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन को इतिहास कहते हैं। ये सारी बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात आई कि इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हेरोडोटस, आपको ध्यान देना है, किसे, हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, अगला है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। राजतरंगिणी को। किसे, राजतरंगिणी को। इसमें क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी एक ऐसा पुस्तक है जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। अब कहता, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे। एक सिक्का होता था जिस पर चिन्ह उकेरा जाता था, यानी उसे आहत सिक्के कहते थे, पंचमार्क्ड क्वाइंस। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे, आहत सिक्के, जिस पर दबाव डाल करके उस पर उकेरा जाता था। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप एंजॉय कीजिए और एक एक बात को ध्यान से सुनिए और सीखिए। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। बात ध्यान से सुनिएगा, प्रागैतिहासिक खोज भारत में, तो प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय भारत में किसे दिया जाता है, डॉक्टर प्राइमरोज को। किसे, डॉक्टर प्राइमरोज को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है। तो स्टुअर्ट, ध्यान देखिएगा, स्टुअर्ट पिगट का। किनकी कृति है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, स्टुअर्ट पिगट का। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, इन तू। चीनी यात्रियों ने भारत के लिए इन तू शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा वर्ड, इन तू। आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा वर्ड, इन तू, यानी ये वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। ठीक है, लेखों के अध्ययन को, अभिलेख जो होता था उत्कीर्ण की, जिसे किसी पत्थर के टुकड़ों पर या किसी तत्व, जो वो किसी तत्व के बने होते हैं उस पर अपना अभिलेख कोई राजा महाराजा लिखता था, तो अभिलेख शास्त्र, उसको एपिग्राफी कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। पुरालिपि, है ना। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरालिपि विद्या, यानी पुरालिपि कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था, हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहां से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया।
प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ ने। किसने? B.A. स्मिथ ने। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें कि इतिहास की बात को यदि मैं बात करूं तो इतिहास को हम, प्राचीन इतिहास जो है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक जिसको फोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल। आप ध्यान से समझिएगा कि प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। आपका जो है पहला प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक, दूसरा क्या है आपका फोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आधा ऐतिहासिक, और तीसरा क्या है ऐतिहासिक काल। इसकी अगर समय की बात करें तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक, मानव उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल, और 3000 से 600 ईसा पूर्व तक आपका आधे ऐतिहासिक काल, और 600 ईसा पूर्व से आगे का जो समय रहा वो ऐतिहासिक काल में के अंतर्गत आया। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या थे कि पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, जो पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन जो था का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे उस वक्त, प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध अभी भी नहीं मिला। अब बात करें तो इतिहास का आधे ऐतिहासिक काल के लिए, तो इसके लिए लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। आधे ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिसके लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हो चुके थे ऐतिहासिक काल के लिए। ठीक है, तो ये तीनों काल में डिफरेंट अगर करने के लिए अगर रहा अंतर व्यक्त करना हो तो आप इस चीज को, आप मेंस के एग्जाम में भी यहाँ से आप प्रश्न को अगर दे दिया इनकेस, तो आप यहाँ से तीनों को अगर अंतर आप समझ में आ गया आपको, तो यहाँ से इसको उठा करके लिख सकते हैं। अब बात है अगला, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, जिसमें भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में मिलते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण से आप भारतीय प्राचीन इतिहास को आप जान सकते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने, जो अशोक के शिलालेख को पढ़ने का भी गौरव इसे प्राप्त हुआ, और 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ यानी वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, इनका पूरा नाम था वेदव्यास जी का। इसके बाद है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु को माना जाता है, जो ये सृष्टिकर्ता, शुरुआत में अगर बात करें तो पौराणिक मान्यता में दिया गया है कि इन्हें मानव के कल्याण के लिए इन्होंने सर्वप्रथम सृष्टि का रचना के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश, मौर्य वंश का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक संलग्न संगठन है, जिसमें आप पुरातत्व के बारे में वहां से उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, यानी मत्स्य पुराण जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। विष्णु पुराण में आपको मौर्य वंश के बारे में विश्लेषण मिलेगा। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी, उसका लिखने का क्या तरीका था? दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, खरोष्ठी लिपि कैसे लिखे जाते थे? इस प्रकार से, दाएं से इस प्रकार से बाएं की ओर। ठीक है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में
जानकारी मिलती है। फिर है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। स्मृति में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में ये बात कही गई है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। महाभारत की बात मैं कर रहा हूं। और इसका नाम उस वक्त जय संहिता था। जय संहिता नाम कब था? जब 8800 श्लोक थे। जय संहिता नाम कब पड़ा? जब इसमें 8800 श्लोक थे तो जय संहिता नाम पड़ा। कुछ समय पश्चात इसे बढ़ा करके जो है 24,000 श्लोक कर हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब 8800, आप ध्यान देना है कि जब 8800 श्लोक थे तब इसका नाम जय संहिता था, और जब 24,000 श्लोक हो गया इसमें तो इसे भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो ये 3 प्रकार से महाभारत में संशोधन हुए। पहला 8800 श्लोक थे, जब इसे जय संहिता कहा गया। जब 24,000 श्लोक हुए इसे भारत कहा गया, और जब 1,00,000 हो गया तो इसे महाभारत कहा गया या सतसाहस्री संहिता कहा गया। इस प्रकार से आप महाभारत के 3 चरणों का अध्ययन आप कर सकते हैं। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक, पुरावशेष जो है यानी पुराना अवशेष, जो पुरातन काल से अवशेष का महानतम अन्वेषक यानी खोजकर्ता डार्विन को माना जाता है। किसे? डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। रेहला नाम से जो है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण और आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। प्रमुख अभिलेख एवं उसके शासक। कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख आपका रुद्रदामन से संबंधित है। ये सब इंपॉर्टेंट है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और अनेक बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो विभिन्न प्रकार के अभिलेख किस शासक से संबंधित थे वो मैंने आपको बताया, और इसका कंटिन्यू आप मेरा वीडियो बार बार देखें, आप इस चीज को गहन से ध्यान करें तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख शुंग काल की जानकारी मिलती है। ठीक है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यू की। ह्वेनसांग ने सी यू की, एक पुस्तक का नाम था सी यू की, जिसमें ह्वेनसांग ने, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। महत्वपूर्ण प्रश्न और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। याद रखना आपका एक प्रश्न ये भी है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, और ये भारत जब आया था तो किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आप ले सकते हैं कि दिल्ली का काजी तुगलक ने किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। किसकी? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य किसकी रचना? पतंजलि की।
तो 2 प्रश्न यहाँ भी आपके। पतंजलि के महाभाष्य आपको तोड़ना है, प्रश्न को बनाना है। प्रश्न हर चीज किताब में रहता नहीं है, आपको अलग अलग एक ही बात का 4 प्रश्न नहीं, लेकिन एक ही लाइन में से 4 प्रश्न बनाना आपका काम। पतंजलि के महाभाष्य से, यानी यहाँ क्या हो गया, महाभाष्य किसकी रचना, पतंजलि की। तो पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, शुंग वंश का इतिहास महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में। अब चीनी लेखों का कुछ वर्णन है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। फाहियान का समय क्या रहा, 399 से 414 ईस्वी, और भारत दशा का विवरण का रचना इन्होंने किया। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। यानी अगर पूछा जाए कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। इन्होंने अपने बारे में ऐसा कहा। अब इसके बाद है ह्यूएन सांग, इसका रहा 629 से 645 तक ईस्वी तक। सी यू की इसका संसार के बारे में इन्होंने लेख किया है अपनी रचना में, सी यू की में। और ह्यूएन सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष की शिलादित्य की उपाधि से विभूषित भी किया। इसने हर्ष को किससे, शिलादित्य की उपाधि से इन्होंने अब नवाजा। अब यहाँ पर एक प्रश्न क्या बन रहा है कि हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से किसने नवाजा, तो ह्यूएन सांग ने। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित भी कहा जाता है, किसे, ह्यूएन सांग को। अब है इत सिंह, ये 3 जो है महत्वपूर्ण, फाहियान, ह्यूएन सांग और इत सिंह, ये 3 चीनी यात्री जो थे यहाँ पर आए थे। 673 से 675 तक इसका समय रहा। इन्हें प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं भी लिखी। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, ये वैसे जो रहे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहे, पढ़ाई करते रहे। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। फिर से एक बार, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से हम आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री का ये हमारा पहला लेक्चर, आई होप आप इसे समझेंगे। और जो जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे ये सब है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके लिए मैं आपको प्रेरित करूंगा, इसका भी आप ले सकते हैं, और जिससे आपकी जानकारी महत्वपूर्ण और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और आप हमसे बने रहें, हमारे वीडियो को देखें शुरू से अंत तक, और इसे दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंचता रहे। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।